एविड एकेडमी द्वारा प्रस्तुत 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में अभी हम जानेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से 65 को हम लोग डील करेंगे। प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड कहते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आते हैं द प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्री रहेंगे जिन्हें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, और लास्ट में द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पांचों मिलकर के यूनियन के एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से 78 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं, इंक्लूडिंग 52 एंड 78, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्क्राइब करता है। अब एग्जीक्यूटिव से क्या समझें? एग्जीक्यूटिव मतलब वह जिसके पास पावर है किसी प्लान को या किसी एक्शन को इफ़ेक्ट में लाने का, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनका डेफिनेशन कि एक प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल 52 में बतलाया गया है। और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे, ये आर्टिकल 53 में बतलाया गया है। तो द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे यूनियन के, वो प्रेसिडेंट के पास होंगे और इनका वो एक्सरसाइज या तो खुद डायरेक्टली या फिर अपने ऑफिसर्स के द्वारा करवा सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो देश के बारे में देखते हैं, एक है इंडिया और एक है यूएसए। दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक हैं और दोनों ही जगह पे एक प्रेसिडेंट होते हैं। पर यहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, ये हम देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषा में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन अ फंक्शनरी हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। द टाइटल ऑफ द फंक्शनरी रिमाइंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा जगह है जिसमें कि इंडियन यूनियन का एक फंक्शनरी हेड होगा और उसे हम प्रेसिडेंट कहेंगे यूनियन के। और ये जो प्रेसिडेंट वर्ड है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का रिमाइंड करता है, उसी के द्वारा मिलता जुलता लग रहा है, प्रतीत होता है। बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ नेम्स देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन अमेरिका एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका में गवर्नमेंट है और जो इंडिया में गवर्नमेंट है, इसमें नाम के अलावा, ये जो प्रेसिडेंट नाम है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। वो कैसे देखते हैं कि द अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चीफ होते हैं, वो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के और एडमिनिस्ट्रेशन के। उनमें एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पावर होते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार जो पोजीशन किंग का है, सेम जगह इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषा में कहें तो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये स्टेट का तो हेड होगा पर एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होगा। वो नेशन को तो रिप्रेजेंट करेगा पर नेशन को रूल नहीं करेगा, वो नेशन का सिंबल होगा। हिज प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सेरेमोनियल डिवाइस और अ सील बाय विच द नेशंस डिसीजन आर मेड नॉन। केवल एक मुहर के जैसा प्रेसिडेंट के पास पावर होगा, केवल एक मुहर के जैसा काम करेगा। ये केवल एक सेरेमोनियल होगा जिसके द्वारा जो राष्ट्र के डिसीजन है उसे बतलाया जा सके, उसे दर्शाया जा सके, और वो अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस के बाउंड होगा और वो कुछ भी उनके बिना एडवाइस के नहीं कर सकता है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो वो किसी भी सेक्रेटरी को किसी समय डिसमिस कर सकता है, पर इंडियन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। इनके पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दें जब तक पार्लियामेंट में उस पार्टी के द्वारा एक मेजॉरिटी फॉर्म किया जा रहा हो। अब आर्टिकल 54 को देखते हैं। आर्टिकल 54 बतलाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। इसमें पहले आ जाएंगे दोनों हाउसेस
के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स जो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड नहीं। एक उदाहरण, कह देंगे कि आप भाजपा में चले गए, मैं भाजपा में क्यों आऊं? आपके ऐसे दल बने, इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे, मैं कहाँ कहाँ दौड़ा फिरता, मैं चला आया भाजपा में। दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, एमएलएज, एमएलसी नहीं। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुस करके पीटेंगे लोग, एमएलएज। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो एलजी साहब कहते हैं भाई तुम नहीं कर सकते, ये मैं करूंगा, तो एलजी साहब सही कहते हैं गलत कहते हैं? मेंबर्स हैं, तो ये तीन क्लासेस मिल करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर्स के रूप में काम नहीं करेंगे, वो वोटर्स नहीं होंगे, वो इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं एमएलसी के, इंडिया में जो 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में एमएलसी भी है एमएलए के साथ साथ। तो यहाँ पे क्योंकि एमएलसी का इलेक्शन डायरेक्ट पीपल के द्वारा नहीं होता है, लोग उन्हें डायरेक्टली चुन करके नहीं भेजते हैं, इसलिए वो इस इलेक्शन में वोटर्स के रूप में काम नहीं करेंगे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर्स नहीं रहेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा के, एमएलसी के नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर के नहीं आए हैं। The Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as equality between the states as a whole and the union at the election of the president. एक यूनिफॉर्मिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 55 के द्वारा एक इक्वेशन बनाया गया है, जिसमें कि एक एमपी का और एक एमएलए का जो वोट का पावर होगा उसे फिक्स किया जाएगा। और वो जो पावर होता है, वो जो वोट का पावर है, वो डिसाइड किया जाता है इस तरीक़ा से कि एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो इक्वेशन है उसे हम लोग देखते हैं कि एक एमएलए का वोट जो होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली इनटू 1/1000। ये जो है ये एक एमएलए का वोट का वैल्यू है। ये आर्टिकल 55 के द्वारा बतलाया गया है। सेम एक एमपी का जो वोट का पावर है वो हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस तरीक़ा से हम एक एमपी का जो पावर है, जो वोट का वैल्यू है, वो निकालते हैं। Every elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the legislative assembly of the state by the total number of elected members of both the houses of the parliament. This can be expressed as total value of votes of all the MLAs of a state divided by total number of elected members of the parliament. अब किसी भी कैंडिडेट को अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना है तो एक फिक्स कोटा ऑफ वोट उन्हें चाहिए होगा। अब अगर 500 वोटर्स हैं तो किसी को इलेक्ट करने के लिए हमें 251 की ज़रूरत होगी, मोर देन हाफ। तो यही बात यहाँ पे है कि जो भी कैंडिडेट को हमें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना है उसके पास एक कोटा होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वोट डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज़ 2 + 1। किसी भी तरह का कोई डाउट या डिस्प्यूट इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कुछ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसका डिसीजन फाइनल होगा। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ऐसा कोई कह करके नहीं चैलेंज कर सकता है कि किसी ने वोट नहीं किया और कोई सीट वैकेंट था, इसके चलते जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट न होने के कारण इस तरह से कोई रीज़न लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट
Acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force. अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है और उसके बाद फिर कुछ किसी कारण से उसके जो इलेक्शन हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट गलत ठहरा देता है, तो इस दौरान जो भी उसके द्वारा कार्य किए गए होंगे उसे सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं ठहरा सकता है और वो कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स होंगे, वो चलते आएंगे। अब एक क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों? Indirect election, the indirect election of the president is in harmony with the parliamentary system of government envisaged in the constitution, as the president is only a nominal executive and the real powers are vested in the council of ministers headed by the prime minister. It would have been abnormal to have the president elected directly by the people and not give him any real power. तो प्रेसिडेंट को किसी तरह का एक्चुअल पावर न देना और केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाना और उनको इलेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा फौज लगा देना, पूरा का पूरा लोगों को 125 करोड़ लोगों को इसमें शामिल कर लेना, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और रियल जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, इसलिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये लोगों के द्वारा करवाना एबनॉर्मल होता। और दूसरा कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता प्रेसिडेंट का ये काफ़ी कॉस्टली होता, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, तो केवल सिंबॉलिक हेड होने के कारण ये जो अनावश्यक प्रक्रिया है इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परहेज करता है। अब इसमें एमएलए को क्यों चुनना? The parliament dominated by one political party would have invariably chosen a candidate from that party and such a president could not represent the states of the Indian Union. The present system makes the president a representative of the union and the states equally. अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 300 प्लस वोट्स आ जाती हैं तो वो किसी एक कैंडिडेट को अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को उठा करके प्रेसिडेंट बना देगा, लेकिन वो जो व्यक्ति होगा वो उस हिस्से को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जहाँ के एमपी या एमएलए तो चुन करके आए हैं पर उनका कोई भागीदारी नहीं है प्रेसिडेंट को चुनने में। तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करे पूरा का पूरा स्टेट, न कि केवल वह हिस्सा जिसके एमपीज प्रेजेंट पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इनका होना आवश्यक है। अब क्या क्वालिफिकेशन है एक प्रेसिडेंट होने के लिए? तो ये आर्टिकल 58 बताता है कि वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो अपने जीवन के 35% देख चुका हो और वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए, लोकसभा का इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करता हो। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसा नहीं कि वो एक खदान को अपने नाम से किए हुए हो और उसी राज्य का चीफ मिनिस्टर भी हो। तो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर किसी भी स्टेट के या किसी भी यूनियन के मिनिस्टर, ये पहले से इनका भी सेम कंडीशन है कि ये किसी भी तरह के कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करे। तो ये जो लोग होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। एक और क्वालिफिकेशन है कि नॉमिनेशन, अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि हम प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खुद को नॉमिनेट करें तो उसके पास 50 इलेक्टर्स प्रपोजर्स के तौर पे होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स सेकेंडर्स के तौर पे। अब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्या है? प्रपोजर्स और सेकेंडर्स इलेक्टर्स होंगे जो कैंडिडेट को वोट करके प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हो गए, यानी कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं। तो प्रपोजर्स वो हो गए जो कि किसी कैंडिडेट के नाम को प्रपोज करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और सेकेंडर्स वो जो कि उन प्रपोजर्स को सपोर्ट करें। तो 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होना चाहिए। जमानत जब्त के बारे में हम लोगों ने सुना है, तो किसी भी कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा आरबीआई में, वो अमाउंट होगा 15,000 का। पहले ये 2,500 का था 1997 में, पर फिर इसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। और अगर कोई भी कैंडिडेट 1/6 वोट से कम लाता है तो ये जो 15,000 रुपये है इसे रख लिया जाएगा, इसे कैंडिडेट को वापस नहीं किया जाएगा। अब प्रेसिडेंट का जो ओथ है, क्या शपथ लिया जाएगा, वो बतलाता है आर्टिकल 60। इसमें बतलाता है कि हम जो ऑफिस है उसे विश्वासपूर्ण तरीके से, लोगों के विश्वासपूर्ण तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी लॉ है उसे प्रिजर्व करेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और पीपल ऑफ इंडिया के सर्विस और वेलबींग के लिए खुद को डिवोट करेंगे।
ये जो शपथ है ये प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश एब्सेंस हो तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये ओथ दिलवाएंगे। अब कुछ कंडीशन है प्रेसिडेंट बनने के कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or a house of the state legislature. If any such person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters the office as president. कोई भी व्यक्ति दो पद नहीं रखेगा, मतलब वो एमपी भी हो और प्रेसिडेंट भी हो साथ साथ, ऐसे संभव नहीं है। वो एमएलए भी हो और वो प्रेसिडेंट भी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बन रहा है उसी दिन से वो अपने ऑफिस को वेकेट कर देगा, जो उसका पुराना ऑफिस है, जो उसका एमएलए या एमपी का ऑफिस है। सेकेंड पॉइंट कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो राष्ट्रपति भवन को बिना रेंट दिए हुए इस्तेमाल कर सकता है अपने घर के रूप में, अपने ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में। ही इज़ इंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अनुसार जो भी खर्चा पानी डिसाइड किया गया हो वो उन्हें मिलेगा, और कार्यकाल के दौरान वो घटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आज 5 लाख रुपया महीना मिलता है तो वो घट करके 1 लाख रुपया हो जाए। 2018 में जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट के सैलरी को 1,50,000 रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपया बढ़ा दिया। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना बढ़ा दिया। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, ट्रिपल प्लस जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है। Earlier in 2008, the pension of the retired president was increased from 3 lakh per annum to 50% of his salary per month. इससे पहले 2008 में जो प्रेसिडेंट का पेंशन था उसे 3 लाख रुपया सालाना से बढ़ा करके 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ कर दिया गया। मतलब तो 2008 के पहले अगर एक्स प्रेसिडेंट 3 लाख रुपये सालाना उठा रहे थे तो अब वो 2.5 लाख रुपये महीना होगा, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। इन एडिशन द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके पास एक फर्निश्ड रेसिडेंस मिलेगा, फ़ोन फैसिलिटीज़, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटरियल स्टाफ, इन सभी के साथ उन्हें 1 लाख रुपये पर एनम के ऑफिस एक्सपेंसेस की सुविधा भी दी जाएगी। अगर प्रेसिडेंट डिजीज्ड हो जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली को भी पेंशन मिलेगा, जो कि 50% ऑफ द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड प्रेसिडेंट होगा। 5 लाख रुपया जब कार्यकाल में हैं तो रिटायर कर गए तो 2.5 लाख रुपये, डेथ हो गया तो उसका 50%, दैट मीन्स 1.25 लाख। एक फर्निश्ड रेसिडेंस, फ़ोन फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट और सेक्रेटेरियल स्टाफ के साथ साथ ऑफिस का एक्सपेंस 20,000 रुपये पर एनम तक दिया जाएगा डिसीज प्रेसिडेंट के स्पाउस को। अदर पर्क्स, ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। उनके जो भी ऑफिशियल एक्ट्स हैं उससे उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है। कार्यकाल के दौरान किसी तरह का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट किया जा सकता है, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई जेल नहीं डाल सकता है, और अगर किसी तरह का किसी पर्सनल एक्ट के कारण भूतकाल में किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य कर दिया गया हो जिसका सुनवाई आज करना हो तो उसके लिए अगर सिविल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना हो तो उन्हें 2 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद ही किसी तरह का कोई सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है। अब जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो 5 साल के लिए रहता है, ये बतलाता है आर्टिकल 56। यहाँ पे हमारे 2 फिगर्स हैं, एक बराक ओबामा के और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हुए हैं। ये 12 साल तक भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, सन 1950 से 1962 तक। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल है 57। ये 2 आर्टिकल ही दोनों के दोनों प्रेसिडेंट के ऑफिस के टर्म के बारे में बतलाते हैं। दोनों का क्या अंतर है ये देखते हैं कि द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही enters his office. However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president. Further, he can also be removed from the office before the completion of his term by the process of impeachment. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को 2 तरीक़ा से बाहर निकाला जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पहला, एक तो वो खुद से रिज़ाइन कर दे और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे दे, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा एक इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो आर्टिकल 56 में 3 पॉइंट है। पहला कि 5 साल तक रहेंगे और वो रिज़ाइन दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और
वो इम्पीचमेंट के द्वारा पार्लियामेंट उन्हें रिमूव भी कर सकता है। आर्टिकल 56 में ही आता है कि द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successors assume charge। किसी कारणवश, इन द सेंस ऑफ अगर देश में वार हो जाता है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इफ़ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर अगर डिले हो रहा है तो उस डिले में जो पुराने प्रेसिडेंट हैं वही अपने ऑफिस को संभाले रहेंगे तब तक जब तक कि नए प्रेसिडेंट चार्ज को अज्यूम नहीं कर लेते हैं। और आर्टिकल 57 है वो बतलाता है कि यही जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो वो प्रेसिडेंट अमेरिका के जैसा नहीं होगा जिसके अनुसार किसी भी प्रेसिडेंट को 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सकता है, री इलेक्ट किया जा सकता है। अब इम्पीचमेंट ये आर्टिकल 61 बतलाता है बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करेंगे। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से कोई भी अगर 1/4 मेंबर्स चार्जेस को, जो भी फ्रेम चार्जेस है उसे साइन करते हैं तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इसे स्टार्ट किया जा सकता है, पर इसके लिए 14 days का नोटिस प्रेसिडेंट को देना होगा। इम्पीचमेंट के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो इस इम्पीचमेंट के बाद, इस इम्पीचमेंट चार्जेस के बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा उस हाउस के द्वारा जिसने इन चार्जेस को फ्रेम किया है और वहाँ पे 2/3 के मेजॉरिटी के साथ इसे पास होना होगा और उसके बाद इसे दूसरे हाउस में भेजा जाएगा जो कि इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर दूसरे हाउस को भी लगता है कि ये चार्जेस सही हैं तो वहाँ पे फिर से इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को 2/3 के मेजॉरिटी से पास होना होगा और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हमारे हट जाते हैं अपने ऑफिस से उस दिन से जिस दिन से इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है। तो ये बतलाता है आर्टिकल 61। तो वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाए, ये वैकेंसी क्यों हो सकता है? या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, या फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, या फिर उन्हें आर्टिकल 61 के द्वारा इम्पीचमेंट के द्वारा निकाल दिया गया हो, या फिर उनका डेथ हो गया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा डिसीजन दिया जाता है जिसमें कि इलेक्शन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो इन 5 तरीक़ा से वैकेंसी हो सकता है। अब इसके बारे में जो डील करता है आर्टिकल, वो आर्टिकल 62 है। ये बतलाएगा कि इफ़ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज देन एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सच ए वैकेंसी। तो ये बतलाया जाता है आर्टिकल 62 के द्वारा। इसमें तो पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट के कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसके लिए इलेक्शन पूरा हो जाना चाहिए, पर अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है या उनका डेथ हो जाता है तो जो इलेक्शन है वो 6 month के विदिन हो जाना चाहिए। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of sitting president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term. In case of any delay in conducting the election of new president by any reason, the outgoing president continues to hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge. तो अगर नॉर्मल सिनेरियो है, अगर प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन नहीं हुआ है, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, अगर उनको रिमूव नहीं किया गया हो, डेथ नहीं हुआ है, केवल नॉर्मल तरीके से उनका टेन्योर 5 साल का पूरा हो रहा है और इलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो वही कंटिन्यू करेंगे अपने पोजीशन को, अपने ऑफिस को। और इन सभी के अलावा अगर रिज़ाइन हो रहा है, रिमूव हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है तो उस 6 month के दौरान, 6 month में जो इलेक्शन होगा उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट। इफ प्रेसिडेंट सीट इज इक्वल टू वैकेंट बाय डेथ, अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली हो जाता है डेथ से या फिर रिमूवल से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किसी कारणवश से मौजूद नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट का पद को संभालेगा 6 महीना तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ये आर्टिकल 65 में बदलाया जाता है। तो दैट्स इट। अभी तक हम लोगों ने
आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 65 तक को डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, उनके पास क्या वीटो पावर होता है, क्या एग्जीक्यूटिव, क्या लेजिस्लेटिव, क्या जुडिशियल, क्या मिलिट्री पावर्स हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।